राजपूतों की उत्पत्ति ये इतिहास की एक बहुत बड़ी पहेली जैसी है। बिल्कुल। आज हम ब्राह्मणों से उत्पत्ति से लेकर अग्निकुंड की रहस्यमयी कहानी और वो जो विदेशी मूल के दावे हैं, हर नजरिए को टटोलेंगे। और इनको याद रखने के कुछ दिलचस्प तरीके भी हैं, है ना? हाँ, और हाँ, इन जटिल नामों और सिद्धांतों को याद रखने के लिए हमारे स्रोतों में कुछ बहुत ही दिलचस्प तरीके भी दिए गए हैं, जिन पर हम खासतौर पर बात करेंगे। चलिए तो फिर इस पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। पहला और सबसे दिलचस्प दावा वो ये है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई। जी, इसे लेकर क्या सबूत या मतलब क्या तर्क दिए जाते हैं? देखिए, इस सिद्धांत के सबसे बड़े समर्थक हैं डॉक्टर डी.आर. भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा और वी.एन. पाठक। ओके। और इसको समझने के लिए हमारे स्रोत में एक बहुत मजेदार कहानी का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा। कल्पना कीजिए कि पुराने जमाने में ब्राह्मण जो अक्सर पाठक यानी पढ़ने पढ़ाने का काम करते थे, वो एक बड़े भंडारे में भोजन करने जाते हैं। अच्छा, पाठक और भंडारे ये तो समर्थकों के नामों से मिलते जुलते हैं। बिल्कुल। पाठक से वीएन पाठक और गोपीनाथ शर्मा और भंडारे से डॉक्टर भंडारकर। हाँ। अरे वाह, ये तो बढ़िया तरीका है। हाँ, और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वे भोजन करके जाने लगते हैं, तो उनसे पूछा जाता है, जल ले लिया? बीजो ले लिया? बिजोलिया। जी, यहाँ बिजोलिया से बिजोलिया शिलालेख का जिक्र आता है, जो इस सिद्धांत का सबसे मजबूत आधार माना जाता है। एक मिनट, ये बिजोलिया शिलालेख क्या है और इसमें ऐसा क्या लिखा है जो राजपूतों को ब्राह्मणों से जोड़ता है? बिजोलिया शिलालेख ये 12वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण दस्तावेज है। जी। इसमें कुछ चौहान शासकों जैसे वासुदेव चौहान को विप्र यानी ब्राह्मण गोत्र का बताया गया है। अच्छा। तो डॉक्टर भंडारकर जैसे इतिहासकारों ने इसी को आधार बनाकर यह तर्क दिया कि जब शासक वर्ग ही ब्राह्मण गोत्र का था, तो इसका मतलब है कि उनकी उत्पत्ति ब्राह्मणों से ही हुई होगी। लेकिन क्या इतिहास की दुनिया में इस बात को सबने मान लिया? मुझे लगता है इस पर विवाद जरूर हुआ होगा। आपने सही पकड़ा, इस सिद्धांत का जोरदार खंडन भी हुआ। किसने किया? खासतौर पे दो बड़े नाम, सीवी वैद्य और गौरी शंकर हीराचंद ओझा, इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं थे। उनका तर्क था कि किसी का गोत्र ब्राह्मण होने का ये मतलब नहीं है कि वो जाति से भी ब्राह्मण अच्छा। हो सकता है कि उनके पुरोहित का गोत्र ही राजाओं ने अपना लिया हो, जैसा कि उस समय मतलब प्रचलन में था। तो अगर वैद्य और ओझा ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत को खारिज कर रहे थे, तो फिर उनका क्या मानना था? वे इस कहानी में मतलब कौन सा नया पक्ष रख रहे थे? बहुत अच्छा सवाल है। उन्होंने सिर्फ खंडन नहीं किया, बल्कि एक वैकल्पिक व्याख्या भी पेश की। ओके। और यहीं से हमारा दूसरा सिद्धांत सामने आता है, राजपूतों को वैदिक आर्यों की संतान मानना। अच्छा। और मजेदार बात यह है कि इसे याद रखने का तरीका भी इन्हीं विद्वानों के नामों में छिपा है। वो कैसे? सीवी वैद्य के नाम में ही वेद शब्द आता है। हाँ, वैद्य में वेद। बिल्कुल, जो उन्हें सीधे वैदिक आर्यों के सिद्धांत से जोड़ता है। और जीएच ओझा, जो अपने ज्ञान और ग्रंथों के अध्ययन के लिए जाने जाते थे, उन्होंने भी इसी मत का समर्थन किया। तो उनका क्या कहना था? उनका मानना था कि राजपूत कोई नई जाति नहीं, बल्कि प्राचीन वैदिक क्षत्रियों के ही वंशज हैं, जो भारत के मूल निवासी आर्य थे। क्या इस तर्क को मजबूती देने के लिए उन्होंने किसी प्राचीन ग्रंथ का भी सहारा लिया? हाँ, उन्होंने मनुस्मृति जैसे ग्रंथों का हवाला दिया। मनुस्मृति में वर्ण व्यवस्था और आर्यों के सामाजिक ढांचे की विस्तार से बात की गई है। वैद्य और ओझा का तर्क था कि राजपूत इसी वैदिक क्षत्रिय परंपरा के स्वाभाविक उत्तराधिकारी थे, जो बाहरी आक्रमणों के बाद एक नए नाम और पहचान के साथ उभरे। यानी एक सिद्धांत उन्हें ब्राह्मणों से जोड़ता है, तो दूसरा उन्हें प्राचीन क्षत्रियों से। जी, अब एक और बहुत प्रचलित धारणा है सूर्यवंशी और चंद्रवंशी होने की। ये तो हमारी कहानियों और टीवी सीरियलों में भी खूब सुनने को मिलता है। हाँ, ये एक बहुत लोकप्रिय और कह सकते हैं कि गौरवशाली सिद्धांत है। इसके पीछे कौन लोग थे? इसे याद रखने का तरीका विशालता और प्रकृति से जुड़ा है। सोचिए, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। विशाल और महान। हाँ, ये सभी विशाल और महान हैं। समझ गए। आप समर्थकों के नामों की तरफ इशारा कर रही हैं। बिल्कुल। नयन चंद्र सूरी के नाम में चंद्र है, पृथ्वीराज विजय ग्रंथ में पृथ्वी है, और हर्षनाथ शिलालेख का संबंध हर्षनाथ पर्वत यानी पहाड़ से है। बिल्कुल सही। और एक और बड़ा नाम है दशरथ शर्मा का। अच्छा। उन्हें याद रखने के लिए हम भगवान राम के पिता राजा दशरथ को याद कर सकते हैं, जो स्वयं एक महान सूर्यवंशी राजा थे। तो दशरथ शर्मा भी सूर्यवंशी सिद्धांत के समर्थक हो गए। जी। यहाँ एक बात मुझे थोड़ी मतलब कंफ्यूज कर रही है। जी। जीएच ओझा का नाम फिर से आ रहा है। उन्होंने तो वैदिक आर्यों की संतान होने का भी समर्थन किया था। क्या ये दोनों विचार एक दूसरे के विरोधी नहीं है? बहुत ही शानदार सवाल है, और यही इतिहास की खूबसूरती है। अच्छा। ओझा जैसे विद्वानों के लिए ये दोनों बातें एक दूसरे के विरोधी नहीं बल्कि पूरक थीं। पूरक कैसे? उनका मानना था कि जो वैदिक आर्य क्षत्रिय थे, वही आगे चलकर दो प्रमुख वंशों में बढ़े, एक सूर्य का वंश यानी सूर्यवंशी और दूसरा चंद्रमा का वंश यानी चंद्रवंशी। अच्छा, तो उनके नजरिए में राजपूत वैदिक आर्य भी थे और सूर्यवंशी चंद्रवंशी भी। हाँ, ये एक ही पहचान के दो पहलू थे। ओके, तो ये एक परतदार पहचान की तरह है। बिल्कुल। यहाँ से बात और भी नाटकीय और दिलचस्प हो जाती है। अग्निकुंड का सिद्धांत। ये कहानी तो मैंने भी सुनी है कि कुछ राजपूत वंशों की उत्पत्ति एक यज्ञ की अग्नि से हुई थी। हाँ, ये सबसे नाटकीय और प्रभावशाली सिद्धांतों में से एक है। इसकी कहानी चंद्रबरदाई के प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो से आती है। अच्छा? और इसे याद रखने के लिए हमारे स्रोतों में एक पूरी कहानी घड़ी गई है, जो एक राजपूत बच्चे के जन्म के इर्द गिर्द घूमती है। बताइए, मैं सुनने के लिए तैयार हूँ। कहानी कुछ यूं है कि एक आड़ूदाई ने एक राजपूत बच्चे का जन्म करवाया। आड़ूदाई? जी, जन्म के बाद बच्चे को एक कुंड में नहलाया गया, उसका मुंह धोया गया और चेहरे पर बेसन जैसा लेप लगाया गया। वाह, तो इस कहानी के किरदारों में ही समर्थकों के नाम छिपे हैं। बिल्कुल। आड़ूदाई से किराड़ू का शिलालेख, कुंड से अग्निकुंड का सिद्धांत, मुंह से मुहणोत नैन्सी, बिल्कुल। बेसन से सूर्यमल मिश्रण और दाई से चंद्रबरदाई। एकदम सही। ये तो कहानी के अंदर कहानी जैसा है। यही इसकी खूबी है। ये तरीका सिर्फ नाम नहीं रटाता, बल्कि एक पूरी छवि दिमाग में बना देता है। चंद्रबरदाई ने लिखा कि जब धरती पर असुरों का आतंक बढ़ गया, तो ऋषि वशिष्ठ ने आबू पर्वत पर एक यज्ञ किया, और उस यज्ञ की अग्नि से 4 योद्धा कुल पैदा हुए, प्रतिहार, परमार, चौहान और चालुक्य। ये कहानी सुनने में बहुत शक्तिशाली लगती है, लेकिन क्या इतिहासकारों ने इसे सचमुच मतलब शाब्दिक रूप में लिया या इसका कोई प्रतीकात्मक अर्थ भी था? देखिए, ज्यादातर आधुनिक इतिहासकार इसे शाब्दिक रूप से सच नहीं मानते। अच्छा। वे इसका एक प्रतीकात्मक अर्थ निकालते हैं,
उनके अनुसार ये कहानी शायद बौद्ध धर्म के प्रभाव में अपनी सैन्य शक्ति खो चुके क्षत्रियों को वैदिक परंपरा में वापस लाकर शुद्ध करने और उन्हें एक नई वीर पहचान देने का एक तरीका हो सकता है। इसे एक तरह का रीबूट समझिए। बिल्कुल, बहुत अच्छा शब्द है, ये एक रीबूट था। यह सिद्धार्थ राजपूतों को सीधे एक दिव्य हस्तक्षेप से जोड़ता है और उन्हें एक नई और शक्तिशाली पहचान देता है। और इतिहास में अक्सर ऐसी कहानियां सूखे तथ्यों से ज्यादा प्रभावशाली हो जाती हैं। बिल्कुल, एक अच्छी ओरिजिन स्टोरी की ताकत ही अलग होती है। अब हम आखिरी पड़ाव पर आते हैं, जहां एक सिद्धांत इन सभी भारतीय मूल की कहानियों को पूरी तरह पलट देता है। जी बिल्कुल, अलग दृष्टिकोण है और दिलचस्प बात यह है कि इस सिद्धांत को देने वाले ज्यादातर विद्वान भी विदेशी ही थे। अच्छा, कौन थे ये? इनमें सबसे बड़े नाम हैं कर्नल जेम्स टॉड, विंसेंट स्मिथ, विलियम क्रोक और अलेक्जेंडर कनिंघम। तो इन ब्रिटिश और यूरोपीय विद्वानों ने ऐसा दावा क्यों किया? इसके पीछे उनका क्या तर्क था? ये सिर्फ एक अकादमिक सिद्धांत नहीं था, ये उस दौर की औपनिवेशिक सोच को भी दर्शाता है। कैसे? 19वीं सदी में अंग्रेज प्रशासक भारत में मार्शल रेस यानी योद्धा जातियों की तलाश में थे। तो राजपूतों को विदेशी मूल का बताकर वो उन्हें मध्य एशिया से आई उन लड़ाकू जातियों जैसे शक, कुषाण और हूणों से जोड़ रहे थे, जिन्हें वो खुद भी अपनी नस्ल के करीब मानते थे। अच्छा, तो ये एक तरह से ये कहने जैसा था कि भारत की सबसे वीर कौम का मूल भी बाहरी है। कुछ हद तक, हाँ। तो क्या उन्होंने किसी एक विदेशी जाति से उन्हें जोड़ा या ये बस एक सामान्य विचार था? नहीं, उन्होंने इसे और भी विशिष्ट श्रेणियों में बांटा। जैसे अलेक्जेंडर कनिंघम ने राजपूतों को कुषाणों का वंशज बताया। कुषाण? हाँ, इसे याद रखना आसान है, क से कनिंघम, क से कुषाण। ठीक है। और दूसरों ने कर्नल जेम्स टॉड, जिन्हें घोड़े वाले बाबा भी कहा जाता है, उन्होंने उन्हें शक सीथियन बताया। शक सीथियन? जी। स्रोत में एक मजेदार ट्रिक है कि टॉड को राजपूतों के मूल पर शक था, इसीलिए वे घोड़े पर बैठकर पूरे राजस्थान में घूम घूम कर सबूत इकट्ठा कर रहे थे। हाँ, ये अच्छा है। तो इस शक से शक सीथियन याद रहता है, उन्होंने राजपूतों के कुछ रीति रिवाजों जैसे अश्वमेध यज्ञ और शस्त्र पूजा की तुलना शक सीथियन परंपराओं से की थी। ये तरीका तो सच में यादगार है। और तीसरा समूह कौन सा था? तीसरा समूह था हूणों का। विंसेंट स्मिथ और विलियम क्रूक ने यह मत दिया कि राजपूत हूणों के वंशज हैं, जो गुप्त साम्राज्य के पतन के बाद भारत में आकर बस गए थे। तो इस तरह विदेशी मूल के सिद्धांत को भी 3 अलग-अलग जातियों कुषाण, शक सीथियन और हूण से जोड़ा गया। ऐसा लगता है कि वे राजपूतों को भारत के बाहर से आई किसी भी बड़ी शक्ति से जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। हाँ, ये एक संभावित व्याख्या हो सकती है।